वेलकम बैक। मैं दीपक भीमरोट आपके अपने यूट्यूब चैनल अलवर पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। देखो, जैसे कि हमने आपको फिजिक्स भी आपको पैरेलली चल रही है और बायो भी साथ में चल रही है, तो अच्छा मैं आपको बताना चाहता हूं कि बायो में हम ब्लड के बारे में जानकारी रख रहे थे। तो ब्लड के बारे में हमने आपको बता दिया था कि ब्लड लाल क्यों होता है, खून भाई लाल ही क्यों होता है। इसका भी कारण होता है, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की मैंने मात्रा भी बता दी थी आपको। हीमोग्लोबिन 13 से 16 ग्राम पर 100 ml पाया जाता है। ठीक है, हमने और बात करी थी ब्लड जो है खून का 7%, वजन का 7% पाया जाता है। और हमने बात करी थी कि ब्लड दो भागों में हम बांट सकते हैं ब्लड को, एक तो प्लाज्मा और एक कणिकाओं के रूप में। ये कणिकाएं हम 3 भागों में बांट सकते हैं। इनको हम 3 नाम देते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। मैंने आपको बताया था कणिका जो है 55% जो ब्लड में पाई जाती है और प्लाज्मा 45% पर पाया जाता है। आपने देखा होगा जब हम कहीं से कट फट जाते हैं तो खून के साथ एक पीला पीला द्रव निकल के आता है, उसी को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। अच्छा, तो मैं प्लाज्मा की आपको पहले डेफिनेशन बता देता हूँ। प्लाज्मा में लगभग 90% से 92% तक 92 तक प्लाज्मा में वाटर पाया जाता है, पानी पाया जाता है। इसके बाद इसमें प्रोटीन पाया जाता है और खनिज पाए जाते हैं और ग्लूकोज पाया जाएगा। अच्छा, इसमें प्रोटीन जो है वो 3 से 4 प्रोटीन पाए जाते हैं। प्रोथ्रोम्बिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन प्रोटीन पाए जाते हैं। इन प्रोटीन का काम क्या होता है? ये ब्लड क्लोटिंग यानी थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। देखो, जैसे हम कई बार क्या है कि हम कट जाते हैं, तो जैसे ही वायु के संपर्क में खून आ जाता है वो थक्का बढ़ाना स्टार्ट कर देता है, यानी कि खून जमना स्टार्ट हो जाता है। तो खून जमता किस कारण है? तो खून जमता है प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन में। इसका प्लाज्मा का जो काम है वो रक्त को तरल बनाना है। रक्त को कैसा बनाता है? तरल, यानी कि लिक्विड फॉर्म में रखता है, उसको जमने नहीं देता है। और खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। अच्छा, खाद्य पदार्थों के परिवहन के साथ ऑक्सीजन का भी, यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन भी करता है। ये हमने महत्वपूर्ण बातें पढ़ ली हैं प्लाज्मा के अंदर। अच्छा, अब बात करते हैं प्लाज्मा में पाए जाने वाले खनिज। जैसे कि आपको पता है प्लाज्मा में खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ETC जो है खनिज पाए जाते हैं। और ग्लूकोज में आपको पता है कि ब्लड में कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं हम? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की फॉर्म में ही कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब बात करते हैं RBC की। इसे हम इरेथ्रोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरेथ्रोसाइट बोलते हैं। RBC की संख्या लगभग 5 से 5.5 मिलियन तक पाई जाती है एक मनुष्य में। लेकिन महिलाओं में जनरली खून कम पाया जाता है, तो उनमें ये जो परसेंटेज है 4.5 से 5 मिलियन तक हो सकता है। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। जो RBC का जन्म है वो, यानी कि RBC का जन्म बोन मैरो में होता है। कौन से बोन मैरो में? रेड बोन मैरो में। रेड बोन मैरो में होता है, यानी कि लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। इसका जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है, जिसे हम स्प्लीन भी बोलते हैं। तो इसीलिए इसको प्लीहा को हम RBC का ब्लड बैंक और
कब्रिस्तान कहते हैं। अच्छा, अब हम आरबीसी की आकृति की बात करते हैं तो आरबीसी की आकृति होती है उबता अवतल। आप हिंदी में लिख लेना भाई, उबता अवतल होती है। कैसी होती है? उबता अवतल होती है। अच्छा, मृत्यु इसकी प्लीहा में होती है, प्लीहा में भी एंडो रेटिकुलम थीलियम में होती है। अच्छा, आरबीसी का जो निर्माण है बाल्य अवस्था में यकृत में होता है, यकृत में बाल्यावस्था में होता है, एक ग्रंथि में भी होता है, उस ग्रंथि का नाम है थाइमस ग्रंथि। आरबीसी के बारे में ये फैक्ट आपको कैसा लगा? तो अब आरबीसी की और बातें हम जारी रखते हैं। आरबीसी का निर्माण है जो ऊंचाइयों पर जाने पर बढ़ जाता है, उसका ये कारण है किडनियों में और यकृत में एरिथ्रोसाइट हार्मोन निकलता है जो आरबीसी की संख्या को बढ़ा देता है, जिसके कारण खून की मात्रा बढ़ जाती है। अच्छा, इधर जगह कम है तो हम इसे साफ कर देते हैं, रफ कर देते हैं। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। इसे आप एक पॉइंट और रह गया आरबीसी का। तो आरबीसी की कमी और वृद्धि से कौन कौन से रोग होते हैं? कमी और वृद्धि। भाई वृद्धि होगी तो कौन सा रोग होगा? एरिथ्रोसाइटोसिस। और कमी से एनीमिया रोग होता है। ये एनीमिया रोग B12 विटामिन की कमी से भी होता है, B9 विटामिन की कमी से भी होता है। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। इसे हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। इसकी आकृति अनिश्चित होती है। ये शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। इसका जीवन काल लगभग 5 से 8 दिन तक का होता है। 5 से 8 दिन तक होता है। इसकी मृत्यु भी प्लीहा में होती है और ये इरेगुलर शेप का होता है। ये इसीलिए इसे जो शरीर का है सैनिक कहा जाता है, क्योंकि ये प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो डब्ल्यूबीसी की कमी से हम या वृद्धि से 2 रोग होते हैं, कमी और वृद्धि। इसकी कमी से ल्यूकेमिया और वृद्धि से ल्यूकोपेनिया रोग होता है, जिसे हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं। अच्छा भाई, गलती हो गई अपन से, सॉरी। अच्छा ठीक है। कमी, तो ल्यूकेमिया कमी को हम क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर। सॉरी, हम आपको बता देते हैं डब्ल्यूबीसी की जो वृद्धि से जो रोग होता है उसी से क्या होता है? ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर होता है। डब्ल्यूबीसी की वृद्धि ब्लड कैंसर का कारण बनती है। अच्छा, इसकी संख्या शरीर में लगभग 8,000 से 10,000 के बीच होती। जीवन काल 5 से 8 दिन का होता है। मृत्यु प्लीहा में होती है। ठीक है, ये डब्ल्यूबीसी का फैक्ट हो गया। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की। इसका जन्म भी बोन मैरो में होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी का जो जन्म है रेड बोन मैरो की बजाय वाइट बोन मैरो में होता है, यानी कि सफेद अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है और मृत्यु प्लीहा में होती है। इसकी जो संख्या है 1.5 लाख to 4.5 लाख पाई जाती है। अच्छा, ये काम क्या करता है? यह ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, खून का थक्के जमाने में सहायक होता है। तो ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है। तो अब मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस बीमारी की वजह से प्लेटलेट की जो संख्या है ऊपर नीचे हो जाते हैं, किसकी वजह से ये अनियमित होती है। आपको पता होगा जब डेंगू
बुखार होता है तो उसके अंदर प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है और जिसके कारण हमारे खून का थक्का बनना आसान नहीं होता। इसी कारण जब डेंगू का उपचार किया जाता है तो डॉक्टर हमसे पूछता है ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। यदि ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा यानी खून बहना स्टार्ट हो जाएगा तो वो लगातार चलता रहेगा, उसका थक्का नहीं बनेगा। अच्छा, तो मैंने आज आपको प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में जानकारी दी। अच्छा, मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा। ब्लड का अध्ययन हिपेटोलॉजी कहलाता है। हिपेटोलॉजी कहा जाता है। लेकिन आपको एक टर्म और बताऊंगा, रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन हिपेटोलॉजी नहीं कहलाता, इसका अध्ययन एंजियोप्लास्टोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे हम ब्लड के बारे में और जानकारी लेंगे और ब्लड के बारे में हम दिल को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? दिल को। ये दिल अलग होता है और मैं आपको बताऊंगा कि जो हम दिल बनाते हैं ये वाला और हमारा दिल जो एक्चुअल होता है वो कैसा होता है। और देखो ये टूटता भी नहीं है ये वैसे ही कहावत बना दी कि दिल हो या शीशा आखिर टूट जाता है। ये भाई ये टूट जाएगा तो मर नहीं जाएंगे क्या? अच्छा, ये कहानी हम आगे जारी रखेंगे। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो भाई देखो, आप भी हमारा साथ दें, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। और देखो रविंदर सर भी आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। रविंदर सर ने भी रात को वीडियो बना के आपके लिए अपलोड की जा रही है, सिर्फ आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ना। तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है भाई। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।